हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी लेखपाल का जो डेट है, एग्जाम डेट आ गया है। पेट का परसेंटाइल बहुत जल्द ही अप्रैल के लास्ट में ऐलान होने वाला है। डेली क्लासेस ऑन यूट्यूब जो कि आपको परमानेंट आ रहा है, डेली क्लासेस पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे रैंकाइन एकेडमी के आपको मिल रहा है। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं जाकर उसको ज्वाइन कर लें। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट, जैसे ही मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म होगा तो उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी आएगा और उसके साथ 250 क्वेश्चन की एक मैराथन भी आएगी, जो कि ग्राम समाज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट होगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे थे पंचायत राज व्यवस्था, भारत में पंचायत राज व्यवस्था। और उसी संदर्भ में कल हमने जितनी भी समितियां भारत में बनी हुई हैं ग्राम पंचायत को लेकर, चाहे पी.के. थुंगन समिति को हमने लास्ट में देखा था, बलवंत राय समिति से स्टार्ट करके अशोक मेहता को बीच में, इस तरीके से सारी समितियों को हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है संवैधानिक विकास, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था में जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, संवैधानिक विकास। कि पंचायत राज व्यवस्था जो हमारे देश में लागू हुई तो उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, कब उसे संविधान का पार्ट बनाया गया। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो आज़ादी के जस्ट बाद पंडित नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का यह मत था कि पंचायत राज यानी कि शासन व्यवस्था गांव को सौंप दी जाए, उनके समझ से परे था। तो इसलिए सरकार जो संवैधानिक विकास था, जो संविधान का निर्माण था शुरुआती दौर में, उस समय ग्राम पंचायत को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, लेकिन महात्मा गांधी जी के विचारों को महत्व देने के लिए इसको फिर बाद में जोड़ा गया। तो इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये संविधान का अंग कैसे बना, उस चर्चा को आज हम देखने वाले हैं। वर्ष 1991 में नई सरकार के गठन के बाद, हमारे भारत देश में सरकारें आती हैं जाती हैं, ठीक है ना, चुनाव होते रहते हैं। तो 1991 में नई सरकार का गठन हुआ था। पंचायती संस्थाओं को पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे देश के। सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रयास किया गया। जब पी.वी. नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो उस समय 1991 का समय था, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। तब ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रयास किया गया। वर्ष 1991 में इससे संबंधित विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। आपको पता ही है कि जब कोई भी चीज़ कानून बनता है तो उसे लोकसभा में पारित होना होता है, फिर राज्यसभा, फिर इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर मानते हैं वह विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक का अर्थ क्या होता है कि उसकी सीट, उसका नियम, जिस नियम को हम कानून बनाने जा रहे हैं, जब तक उस पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मुहर नहीं लग जाती तब तक वह विधेयक होता है। और जैसे ही यह हर जगह से पारित हो जाता है तो यह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। जो लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे उनको स्पष्ट होगा। तो 1991 में इससे संबंधित विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया पास होने के लिए। इसे लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर 1991 को तथा राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1991, यानी कि 22 दिसंबर 1991 को इसे लोकसभा में पारित होना था, जो कि पास हो गया, क्योंकि जो पार्टी सरकार में थी उसी ने इसका अनुमोदन किया था कि ग्राम पंचायत का बिल पास होना चाहिए। और यहाँ से पास होने के बाद 23 दिसंबर 1991 को मंजूरी मिल गई और बाद में 17 राज्यों के अनुमोदन के साथ राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को अपनी सहमति दे दी गई। जब कोई विशेष बिल पास होता है, ठीक है ना, जब कोई इम्पोर्टेंट बिल पास होता है तो उसमें आधे से अधिक, ठीक है ना, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था जम्मू एंड कश्मीर से, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा था कि आधे से अधिक राज्यों का वहाँ पे समर्थन चाहिए, ठीक है ना। तो 17 से अधिक जो राज्य थे वो इस बिल के पक्ष में अनुमोदन किए थे। तो लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी हो गया और आधे से अधिक राज्य भी हो गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद प्रक्रिया आती है राष्ट्रपति की, जो कि 20 अप्रैल 1993 को अपनी सहमति दे दी। अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की।
महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि जैसे ही अधिनियम कानून का रूप लिया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो वह कौन सा प्रदेश था जो सबसे पहले पंचायतों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया? आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। हमने राजस्थान का नागौर जिला भी देखा और आंध्र प्रदेश का भी हमने वर्णन देखा है, क्रमशः 59 और 58 में, 1959 और 58 में। वह किस विशेष कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने पिछले वीडियो में अपने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला, तो वह कौन सा प्रदेश था जो कि सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया, पंचायतों के गठन को, कि हमारे प्रदेश में पंचायतों का गठन होगा, ठीक है ना। तो वह सबसे पहले मध्य प्रदेश ने इसको गठन करने का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह क्या है? इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 का उपबंध किया गया, जिसका नाम पंचायत राज रखा गया। 73वां संविधान संशोधन, जब भी कोई चीज़ संविधान में ऐड होती है, ठीक है ना, तो संविधान या फिर कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे किसी नई चीज़ को संविधान में हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए संविधान में संशोधन करते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, उसके तहत इसका जो नाम था वह पंचायत रखा गया। और इसको कहाँ पे जोड़ा गया? भाग 9 का, इसको भाग 9 का उपबंध बनाकर पंचायत के नाम को जोड़ दिया गया कि हमारे देश में एक पंचायत स्तर का गठन होगा, ठीक है। पंचायत के लिए अनुच्छेद, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243, ठीक है ना। और नीति निदेशक तत्व जो हैं वो आर्टिकल 40 में ग्राम सभाओं का वर्णन है, ग्राम पंचायतों का जिक्र है। अनुच्छेद 243 तक कई प्रावधान किए गए हैं तथा इसको सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराने के लिए 11वीं अनुसूची। आपसे पूछेगा कि ग्राम पंचायतों को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया है, तो आंसर 11वीं, ठीक है ना, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषयों का वर्णन है कि पंचायतों के अधिकार, कार्य क्षेत्र, लिमिटेशंस जो भी कुछ होंगी उसके लिए 29 विषयों का इस पे वर्णन है कि पंचायतें किस स्तर पे काम करेंगी, किस प्रकार से उनका शासन में रोल रहेगा और वो कितने वर्ष तक काम करेंगी, कौन उनका इलेक्शन करेगा, यानी कि उनसे संबंधित सारी गतिविधियों को 29 विषयों में क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं, अभी हमने ग्राम पंचायत का गठन देख लिया, ठीक है ना। संवैधानिक कब दर्जा प्राप्त हुआ, कौन सा प्रदेश सबसे पहले इसके गठबंधन की प्रक्रिया स्टार्ट किया, कौन से अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है, कौन सी अनुसूची में इसको जोड़ा गया है, ये सारी बातें 4-5 जो इंपॉर्टेंट बातें थी हमने यहाँ पर देख ली। तो आइए अब हम प्रकाश डालते हैं ग्राम सभा पे। संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है, ठीक है ना। 243 में ग्राम सभा, पंचायत जो होती हैं वो ग्राम सभाओं में ही होती हैं, जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 200 या उससे अधिक सदस्य, ग्राम सभा जो होती है, एक ग्राम सभा में 200 मिनिमम या फिर उससे अधिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों की एक ग्राम सभा बना दी जाए। और उसमें क्या होता है कि ये सभी जो लोग होते हैं वह मतदाता सूची में उनका नाम होता है, और जब भी वहाँ पर मुखिया या फिर प्रधान का इलेक्शन होता है तो वो लोग वहाँ पर वोटिंग करते हैं, प्रत्यक्ष मतगणना से इनका चुनाव होता है, ठीक है ना। 243 अनुच्छेद 243 में इसको रखा गया है, प्रश्न पूछा हुआ है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी बैठक बुलाई जाती है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो ग्राम सभाएं होती हैं, जो प्रधान मुखिया होते हैं, वो एक वर्ष में 2 बार बैठक बुलाने का आवश्यक है कि जो गांव के लोग हैं, ठीक है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विशिष्ट लोग हैं, विशिष्ट का मतलब कि बुद्धिमान समझदार आदमी जो हैं, उनकी बैठक बुलानी चाहिए। यदि कोई विशेष परिस्थिति हो गई, कोई ऐसा घटनाक्रम पैदा हो गया कि बहुत इमरजेंसी हो गया, तो उस समय भी स्थिति में बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन ये सब बैठकें कहाँ पे होती हैं? ये सब बैठकें ग्राम प्रधान के घर में होती हैं, और वहीं लोग उस बैठक में शामिल होते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं। ऐसा देखा गया है, ठीक है ना, कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है,
ना तो गांव के बीच में बैठकें होती हैं। गांव की बैठकें प्रधान के घर में होती हैं। और कौन कौन उसमें बैठक में भाग लेता है? जो उनके वोटर सपोर्टर होते हैं, भाई बंधु, ठीक है ना। ये भी एक सत्य बात है। अब ग्राम सभा की भूमिका क्या है हमारे देश में, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सामुदायिक एकता व कार्यों में पारदर्शिता लाना। ग्राम सभा का कार्य क्या है कि सामुदायिक एकता लाना, कि जो उनका समुदाय है, जो उनका गांव है, गांव में जो लोग हैं उनमें एकता लाना। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, यह टॉपिक नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उद्देश्य क्या है और हो क्या रहा है, यह भी आप लोगों को जानना चाहिए। उद्देश्य क्या है? सामुदायिक एकता, लेकिन होता क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है कि एक गांव में इलेक्शन होता है, ठीक है ना। गांव में 100 घर हैं तो कम से कम 20 कैंडिडेट उसमें से खड़े होते हैं, तो 10 उनके पक्ष में, 5 उनके पक्ष में, इधर से उधर मनमुटाव हो गया, ठीक है ना। इस तरह के गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। एकता तो छोड़िए, मारपीट की नौबत भी आ जाती है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सामुदायिक एकता व कार्यों में पारदर्शिता लाना, कि जो भी कार्य हों वो क्या ओपनली हों, ठीक है। लोगों की शासन में सहभागिता को बढ़ाना। देखिए यह तो है, क्योंकि जब गांव का एक व्यक्ति प्रधान बनता है, ठीक है ना, तो वह कहीं ना कहीं शासन में सहभागी हो रहा है। आप समझिए कि यदि कोई केंद्र से शासन चलाता तो गांव के लोग फील ना कर पाते कि हम भी शासन में हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा फील होता है। जन केंद्रिका वितरण प्रणाली को स्थापित करना। आम जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जो ग्राम सभाएं होती हैं उसमें आम जन लोग बैठते हैं, गांव के ही लोग बैठते हैं। सामाजिक रूप से वंचितों को निर्णयन में सहभागी बनाना। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक विशेष आरक्षण का काम होता है कि इस बार जो सीट आई है SC कैटेगरी के लिए आई है, तो उसी कैटेगरी के जो हमारे भाई होंगे, जो हमारी बहनें होंगी, माताएं होंगी, वहीं खड़ी होंगी उस इलेक्शन में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वंचितों को निर्णयन में सहभागी बनाना। वो तो ग्राम प्रधान के लिए खड़ी होंगी और उसके साथ साथ जब कोई और भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो वह भी उनसे वोट मांगने के लिए जाएगा। तो इससे भी सहभागिता में, यानी कि निर्णयन में, जो निर्णय आएगा, जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उससे वो लोग क्या करेंगे? सहभागी बनेंगे, ठीक है ना। ग्राम प्रधान बनाने में जो वंचित समाज के लोग भी हैं वह भी सहभागी बनेंगे, तो इससे भी उनका स्तर, उनकी सहभागिता वहाँ पे सुनिश्चित होगी। सामान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करना। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हमारा समाज एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, पुरुषों का समाज रहा है, ठीक है ना, एक विशेष वर्ग का समाज रहा है। तो जब यहाँ पर क्या हुआ कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं को भी जो पंचायत का शासन होता है उसमें भागीदारी मिलती है और उनके भी वोट से ग्राम प्रधान का चयन होता है, जिससे कि हर समाज का वहाँ पे एक समन्वय सा बन जाता है। ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं उसके ऊपर प्रकाश डालते हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य, गाँव के डेवलपमेंट, गाँव के विकास के लिए, जैसे गाँव में नाली वाली हो गया, गाँव में चक्रोड हो गया, सड़क हो गया, लाइट हो गया, शौचालय हो गया, इसके विकास में ग्राम सभाएँ कार्य करती हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की गांव की आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित करना, कि हमारे गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है। जो गांव का प्रधान होता है उसको यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे गांव में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाना। ग्रामीण समाज में सौहार्द व एकता बनाना। ग्राम सभा का काम क्या है कि गांव में सौहार्द, भाईचारे और एकता बनाना। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों में सहयोग देना, कि कोई भी यदि समुदाय कल्याण का कार्यक्रम सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चल रहा है तो उसमें सहभागिता देना, उसको आगे बढ़ाना। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पर विचार विमर्श करना। ग्राम सभा की चुनौतियां क्या है? अभी हमने विशेषताएं व कार्य देख लिया, अब हम चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे। ग्राम सभा की बैठकों में गाँव के लोगों की उपस्थिति नहीं। देखिए पहले भी हमने इस बात पर प्रकाश डाला था कि ग्राम सभा की जो बैठक होनी चाहिए वर्ष में 2 बार तो नियमित रूप से होनी चाहिए, और कोई गांव में आपदा विपदा, कोई विशेष परिस्थिति आ गई तो उस समय भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन अब इसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया गया है। अब कोई नहीं बैठक होती है, वहीं ग्राम प्रधान के घर में बैठक होती है, ठीक है। अशिक्षा के कारण जागरूकता का अभाव। हमारे जो ग्राम सभाएँ होती हैं और उसमें से जो
ग्राम प्रधान मुखिया बनते भी हैं। ऐसा देखा गया है कि अभी भी शिक्षा का स्तर हमारे देश में बहुत अच्छा नहीं है। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो जो योजनाएं होती हैं वो प्रॉपर तरीके से उनको समझ में नहीं आती। तो यह भी एक समस्या बनी हुई है। भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद एवं निष्क्रियता। भ्रष्टाचार तो भर भर के है, ठीक है ना, कि हम तुम्हारा कार्ड बना देते हैं, 25% हमको दे देना, पैसा निकाल लो, हम तुम्हारा फॉर्म भर देंगे कि तुम इतने दिन काम किए हो। ऐसा होता है। भाई भतीजावाद के दिस आदमी, दिस जात का आदमी, इस गांव का आदमी, इस गली का आदमी, ठीक है ना, हमको वोट दिया है तो इसी का काम होगा, यानी कि भाई भतीजावाद। एवं निष्क्रियता, कोई मतलब कि विशेष एक्टिविटी ना होना गांव के विकास के लिए, बस उनकी एक्टिविटी इतनी है कि मैं गांव का प्रधान बन गया, ठीक है ना, उसके बाद कोई सक्रियता नहीं देखी जाती। महिलाओं की कम भागीदारी। महिलाएं यदि ग्राम प्रधान बन भी गई ना तो वह सिर्फ पोस्टर में दिखाई देती हैं। जब ग्राम प्रधानी का पोस्टर लगाया जाता है तभी सिर्फ महिलाएं दिखाई देती हैं और सारे कार्य पुरुष करते हैं, ठीक है ना। और कोई यदि विशेष कोई कागज पत्तर हो गया तो घूंघट ओढ़ के साइन मारने जाती हैं। ऐसा गांव समाज में देखा गया है। तो यह भी ग्राम सभा की एक विशेष चुनौतियों में आता है, ठीक है, कि महिलाएं आरक्षण की वजह से इलेक्शन में तो खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वह गांव के डेवलपमेंट, गांव के विकास के लिए कुछ अपना ब्रेन यूज नहीं कर पाती, ठीक है ना। वो सारे काम उनके हस्बैंड या फिर उनके बेटे ही करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने संवैधानिक विकास को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझ लिया कि ग्राम पंचायतों को लेकर जो संवैधानिक विकास है वो किस तरीके से है, और जो हमारे देश में ग्राम सभाएं हैं और उनकी चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है ना, और उनसे फायदे क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हमने यहाँ पर विस्तार से देख लिया। तो दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी जो हमारे भाई रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको फॉलो कर लीजिए। और हमारे सारे पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए रैंकाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये काम कर लीजिए, क्योंकि रैंकाइन एकेडमी पे प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस आएंगी और जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपसे पेपर के अकॉर्डिंग सब कुछ सबसे पहले और सबसे सटीक आपके ही न्यूज़ चैनल पे आने वाली हैं, आपके रैंकाइन एकेडमी के चैनल पे आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।